BVG वेलनेस। ये जिंदगी की भाग दौड़, कभी काम का तनाव तो कभी फैमिली की जिम्मेदारियां। कई बार दिमाग इतना भर जाता है कि फोकस करना भी मुश्किल हो जाता है, याददाश्त कमजोर पड़ने लगती है और चीजें सीखने में भी मुश्किल हो जाती है। पर चिंता मत करें, आज बीवीजी वेलनेस की इम्यूनिटी सीरीज में हम बात करने वाले हैं दिमाग को दुरुस्त रखने के उपायों के बारे में। हेलो, हाय, नमस्कार। मैं आपकी होस्ट और दोस्त वर्षा दुबे आप सभी का हमारे शो बीवीजी वेलनेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारी याददाश्त जो है वो कमजोर पड़ने लगती है, लेकिन सवाल ये उठता है, क्या बढ़ती उम्र के साथ अपने दिमाग को तेज और एक्टिव रखा जा सकता है? तो इसका जवाब है हाँ। आज बीवीजी वेलनेस की इम्यूनिटी सीरीज में हम आपको बताएंगे कि आप बढ़ती उम्र में भी अपने दिमाग को कैसे चुस्त और फुर्तीला रख सकते हैं। इन्हीं सभी विषयों पर आज हमसे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बीवीजी लाइफ साइंसेज एंड लिमिटेड की ही एक्सपर्ट डॉक्टर अर्चना शिंदे। बीवीजी लाइफ साइंसेज एक ऐसी आधुनिक संस्था है जिसके चुनिंदा साइंटिस्ट और डॉक्टर्स अपनी रिसर्च के आधार पर आज के मॉडर्न लाइफस्टाइल के कारण होने वाली समस्याएं, डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम्स, एस्थमा, लीवर प्रॉब्लम्स, कॉन्स्टिपेशन, हेयर फॉल से निपटने के लिए ऐसे प्रोडक्ट्स का निर्माण कर रहे हैं जो ह्यूमन लाइफ को साधारण से बेहतर और बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। उन्हीं चुनिंदा एक्सपर्ट्स में से एक बहुत ही प्रतिभाशाली भारत विकास ग्रुप यानी बीवीजी के वेलनेस क्लिनिक की कंसल्टेंट हैं डॉक्टर अर्चना शिंदे। आपने आयुर्वेद में स्नातकोत्तर किया है और साथ ही आपने आयुर्वेद में पीएचडी की उपाधि हासिल की है। स्कोपस, वेब ऑफ साइंसेज जैसी विभिन्न उच्च अनुक्रमित पत्रिकाओं में आपके कई वैज्ञानिक शोध लेख और शोध पत्र प्रकाशित हुए हैं। आप इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ आयुर्वेद, ग्लोबल आयुर्वेद एकेडमी संयुक्त राज्य अमेरिका की आजीवन सदस्य हैं। आप बीवीजी के माध्यम से लोगों की स्वास्थ्य सेवा में लगी हुई हैं। डॉक्टर अर्चना, आज बीवीजी वेलनेस के इस मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया मैम। आज के हमारे इस एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं कि किस तरह से हमारी जो दिमाग की क्षमता होती है, सोचने की, समझने की, काम करने की क्षमता जो होती है, वो कैसे उसको स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है और हमारी इम्यूनिटी पे उसका क्या असर पड़ता है। तो आज इन्हीं सभी विषयों पर हम बात करेंगे जी। तो सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप हमें और हमारे सभी दर्शकों को थोड़ा ब्रेन के बारे में बताएं कि किस तरह से हमारा ब्रेन काम करता है, उसके थोड़े फंक्शनिंग के बारे में बताएं। ब्रेन मतलब हमारे शरीर का कंप्यूटर। हम लोग ब्रेन को कंप्यूटर बोल सकते हैं क्योंकि कंप्यूटर में जैसे जो डेटा आता है वो प्रिंट करके मेमोरी में सेव करके उसका रिप्लिकेट करता है जब हमें चाहिए तब। तो सेम तरीके से, सेम थियरी से हमारा ब्रेन भी काम करता है। जो भी चीज़ें हमारे बॉडी के ऊपर आती है, फेस होती है बॉडी से, वो सेंस ऑर्गन हो या आपके फंक्शनल कुछ भी आपकी एक्टिविटीज़ हो, जो भी होती है वो सब चीज़ें ब्रेन से ही कंट्रोल होती है, एक्टिवेट होती है और उसका मेमोराइजेशन भी ब्रेन में ही होता है। तो इट इज लाइक अ प्रोसेसर ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। तो ये ब्रेन हमारा पूरे शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। देखिए, जब इंसान मरता है तो 3 मिनट में अगर उसको ब्लड सप्लाई मिले तो उसका हार्ट फंक्शनिंग रहता है। लेकिन बहुत बार ऐसे बोलते हैं कि पेशेंट हार्ट तो सरवाइव कर जाता है, लेकिन अगर ब्रेन डेड हो गया, अगर आपका दिमाग डेड हुआ तो वो पेशेंट सरवाइव नहीं कर पाता। हार्ट के रिलेटेड अगर हम लोग, जब पेशेंट इमरजेंसी में आता है, हार्ट को ब्लड सप्लाई रीडेवलप कर सकते हैं। रीडेवलप होने के बाद भी अगर उसके पहले अगर ब्रेन डेड होता है, ब्रेन डेड हुआ तो पेशेंट को हम लोग रिवर्स नहीं कर सकते या रिवाइव नहीं कर सकते। हार्ट ट्रांसप्लांटेशन हुआ है लेकिन अभी तक ब्रेन ट्रांसप्लांट नहीं हुआ। सो इट इज लाइक अ बैटरी ऑफ योर बॉडी विच वर्क्स कंटिन्यूअसली थ्रू आउट द लाइफ, फ्रॉम द जब आप जन्म से लेके तो आप मरने तक। बहुत कॉम्प्लेक्स एक ऑर्गन है जो बहुत सारी प्रक्रियाओं का कंट्रोल, इनिशिएशन और उसका मेमोराइजेशन, ये सब चीजें अलग अलग टेक्निक से ये चीजें सब वो हमारे बॉडी से करवाता है। बिल्कुल मैम। क्या उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारे दिमाग पर भी कोई असर पड़ता है? क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि जब उम्र बढ़ती है तो लोगों की सोचने की, समझने की क्षमता थोड़ी कम होने लग जाती है। तो इसका क्या रिलेशन है? बिल्कुल।
जैसे हम लोग बात करते हैं कि जो सिस्टम होती है हमारी बॉडी की काम करने की, इसमें जो न्यूरॉन्स होते हैं, जैसे कि नर्वस सिस्टम जिसे हम लोग बोलते हैं, मज्जावह संस्थान, इसमें ब्रेन से रिलेटेड काम ये न्यूरॉन्स की वजह से होते हैं, या ये न्यूरॉन्स स्पेसिफिकली ब्रेन के जो अलग अलग फंक्शंस है, जैसे मोटर फंक्शन और सेंसरी फंक्शन। मोटर फंक्शन मतलब जो अभी जैसे मैं बोल रही हूँ, देख रही हूँ, बात कर रही हूँ, हाथ हिला रही हूँ, जो भी जो मूवमेंट होने वाली जो फंक्शंस होती है उसे हम लोग मोटर फंक्शन कहते हैं। और दूसरा होता है सेंसरी फंक्शन, जैसे टच, फील, स्मेल, टेस्ट, ये जो चीजें होती है जो हमारे सेंसरी ऑर्गन होते हैं, ये जो रिकॉग्नाइज करने का फंक्शन, तो ये दोनों फंक्शंस ये न्यूरॉन से ब्रेन की सहायता से हमारे बॉडी में होते रहते हैं। लेकिन जैसे एजिंग होता है तो ये न्यूरॉन्स का जो डिप्लीकेशन है, या न्यूरॉन्स की जो उसकी जो पोटेंसी होती है, या उसका जो स्ट्रेंथ होती है, वो कहीं ना कहीं वीक होने लगती है, या उसकी जो न्यूरॉन की एक्टिवेशन जो होती है वो थोड़ी कमजोर होने लगती है। एजिंग के साथ साथ सेल्स का जो एनर्जी डेवलपमेंट का, सेल्स का रिहेबिलिटेशन का, रीजनरेशन का जो प्रोसेस है वो स्लो डाउन होती है। इसके कारण जब हम लोग बोलते हैं कि जैसे उम्र होती है वैसे आपका दिमाग का जो फंक्शनिंग है वो थोड़ा स्लो डाउन होता है। ओके, तो मैम जैसे हम बात करते हैं, जब ब्रेन के काम करने की जब हम बात करते हैं, उसकी सोचने समझने की जो भी क्षमताएं होती हैं, तो आजकल क्या होता है कि बच्चों में आजकल वीडियो गेम्स का फिजिकल कम हो गया एंड टीवी देखना बहुत ज्यादा हो गया है, गेम्स खेलना बहुत ज्यादा हो गया है, तो उसकी वजह से क्या होता है हमारे दिमाग पर भी उसका कुछ ना कुछ असर पड़ता है। तो क्या वो सकारात्मक असर है या वो नकारात्मक असर है? बहुत अच्छा सवाल और ये डिमांडिंग सवाल है। इसके बारे में पेरेंट्स को भी अवेयरनेस होना जरूरी है। तो जैसे मैंने कोई भी टेक्नोलॉजी हमारे हेल्प के लिए डेवलप की, लेकिन उसका अगर हम लोग ओवर यूज करने जाएंगे तो उसका कहीं ना कहीं आपके शरीर पे उसका बुरा असर भी देखने मिलेगा। तो बच्चों में कंप्यूटर या वीडियो गेम्स खेलना एक सर्टेन लिमिट तक सब सही है। जैसे थिंकिंग, हमारा ब्रेन क्या करता है, सोचने का भी काम करता है, तो एक लॉजिकल थिंकिंग होती है। तो लॉजिकल थिंकिंग डेवलप करने के लिए अगर आप वीडियो गेम्स का सहारा लोगे या आप उसका प्रयास करोगे तो दैट इज गुड, लेकिन एक लिमिट के बाद। कि अगर देखिए, जब जैसे हमारी बॉडी थक जाती है वैसे हमारा ब्रेन भी थकता है। तो ये जो मल्टीमीडिया जो डिवाइसेस होती है, इसमें एक तो जो रेडीमेड आने वाली इंफॉर्मेशन होती है उसका परसेप्शन कितना हमारा दिमाग कर सकता है, उसके लिए भी कुछ लिमिट है। तो अगर ये वैसे ही बच्चों में अगर वो कंटिन्यू वीडियो गेम्स खेलेंगे तो कहीं ना कहीं उनके जो लॉजिकल थिंकिंग है वो उस पे असर होगा, वो हैम्पर होगा, क्योंकि वो सोचेगा नहीं कि ये क्या है क्या नहीं। लेकिन अगर ये जब कम उम्र में या थोड़ा सा डेली इसमें 10 मिनट 15 मिनट के लिए अगर आप ये दोगे तो दैट कैन बी अप्लाई एज अ ब्रेन एक्टिवेटिंग एक्टिविटी। तो ये आप एज अ एक्टिविटी करके आप इसका यूज कर सकते हो। लेकिन व्हेन यू डू इट ऑन अ ओवर यूज मोड, और 4-4 मैंने तो बहुत देखे हैं कि 4-4 घंटे बच्चे टीवी देखते हैं या मोबाइल गेम्स खेलते हैं या टीवी पे भी गेम्स खेलते हैं, तो ये कहीं ना कहीं जाके आपका जो न्यूरॉन्स पे इसके इफेक्ट ज्यादा हो सकता है कि जो लॉजिकल थिंकिंग डेवलपमेंट है या लॉजिकल थिंकिंग है उस पे कहीं ना कहीं ये बुरा असर डाल सकता है। तो एनीथिंग विच इज एक्सेस इज नॉट गुड फॉर यू। सो अगर आप फिजिकल हेल्थ बात करोगे, वैसे मेंटल हेल्थ के लिए भी एनीथिंग विच इज एक्सेसिव फॉर द मेंटल हेल्थ स्टेटस, दैट इज नॉट गुड फॉर इट। बिल्कुल मैम, आजकल तो वीआर का जमाना है, वर्चुअल रियलिटी, मतलब आपको जैसे हम बाहर बोलते हैं ना गार्डन में खेलने जाओ, तो आपको वो करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास ऐसे सेंसर्स है कि आपको पूरा वैसा फील आने लग जाता है। तो उसमें भी लोग बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो उस पर आपका क्या कहना है? टेक्नोलॉजी कोई भी बुरी नहीं होती, मैंने पहले भी बताया कि कोई भी टेक्नोलॉजी बुरी नहीं है, बट नेचर जो प्रकृति है वो जिस तरीके से हमें मिली है, अगर वो तरीके से हम लोग, क्योंकि इंसान जब बनता है, टेक्नोलॉजीज अभी आई है, इंसान जो डेवलप हुआ है या बना है ये सालों से बना है और ये नेचुरल प्रकृति के साथ डेवलप हुआ है। लेकिन टेक्नोलॉजी जो आ रही है ये अभी अभी आई हुई चीजें। 5 डायमेंशनल मूवीज का, 3 डायमेंशनल मूवीज का जमाना आया है जहां बैठे बैठे आपको जंगल में घूम फील आता है, बट दैट इज ऑल अ फॉल्स
परसेप्शन। सो हमें ये रियलिटी मालूम होनी चाहिए कि ये सब फॉल्स है। वाई वी आर perceive in a false way if we have a real nature? Why we are not going to a real thing that will indirectly affect, give a good effect on your health as well as your mental health? तो टेक्नोलॉजी का यूज बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पे आपको आपकी वर्किंग शेड्यूल में अगर हेल्प हो रही है, आप टेक्नोलॉजी का यूज कीजिए। अगर हम लोग डॉक्टरी भाषा में करेंगे, आजकल रोबोटिक सर्जरी का जमाना है, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द टेक्नोलॉजी विच इज एडवांस टेक्नोलॉजी, जहाँ पे इंसान सर्जरी नहीं करता है, रोबोट सर्जरी करता है विद द कंट्रोल ऑफ डिमांड्स गिवन बाय द सर्जन। यहाँ पे अभी टेक्नोलॉजी का यूज तो हुआ है, मैं ये नहीं कहूंगी कि ये बुरी चीज है, क्योंकि यहाँ पे कंट्रोल्ड मोशन मूवमेंट्स है। दूसरी चीज, जहाँ पे सर्जन अगर ऑपरेशन कर रहा है तो वहां पे उसको पूरा हाथ का यूज करना पड़ता है, लेकिन रोबोट ऐसी टेक्नोलॉजी है जो पिन होल, छोटे से छेद से भी वो सर्जरी कर सकता है। तो कहीं ना कहीं ये शरीर के लिए, शरीर के सेहत के लिए अच्छी बात है। तो टेक्नोलॉजी यूज करनी बुरी नहीं है, लेकिन वही है कि उसके आपको लिमिटेशंस पता होने चाहिए। जहाँ पे आपको उसका मैक्सिमम यूज हो वहां तक ठीक है, लेकिन आप उसका ओवर यूज करोगे तो कहीं ना कहीं ये आपकी डेली लाइफ पे साइड इफेक्ट्स तो दिखाएगा ही दिखाएगा। बिल्कुल, कहने का मतलब है आपके हाथ में है कि आप किस तरह से उसको इस्तेमाल करते हैं। सेल्फ कंट्रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैम, जैसे हमें हमेशा बोला जाता है कि कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम सीखते हैं, समझते हैं, तो हमारी जो ब्रेन की जो क्षमता होती है वो अच्छी होती है, वो बेटर एक्टिव ब्रेन रहता है हमारा। तो इस पर आपका क्या कहना है? क्या कुछ सीखने, समझने से या लगातार नई नई एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने से क्या हमारे दिमाग पर कोई असर पड़ता है? बहुत अच्छा सवाल है। मैंने इसके पहले भी बताया कि बहुत बार यह होता है कि हमारा लाइफ मोनोटोनस फेज से गुजरता है, जहाँ पे फिर हम लोगों को इंटरेस्ट जो रहता है, लिविंग इंटरेस्ट या कुछ काम करने का इंटरेस्ट होता है, वो थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है। तो उसका असर आपके काम पे दिखता है या रिफ्लेक्ट होता है उसके आपके एक्टिविटीज पे। तो मेंटेनिंग प्रैक्टिस ऑफ डिफरेंट थिंग्स, या आप उसको नई नई चीजें सीखना, ये कभी भी बहुत अच्छी बात है। ये आपके मिड ब्रेन एक्टिवेशन के लिए भी बहुत अच्छी एक चीज है, और ये कहीं ना कहीं न्यूरॉन्स को एक्टिवेट रखता है। तो हाँ, अगर आप रूटीन लाइफ को, मोनोटोनस लाइफ को चेंज करना चाहते हैं तो आपको नई नई चीजें सीखनी जो जरूरी है, जिससे यही है ना कि सेंस ऑफ अचीवमेंट, व्हेन यू फील अ सेंस ऑफ अचीवमेंट ऑफ एनी गुड थिंग और एनी न्यू थिंग, देयर आर द हार्मोन्स, हैप्पी हार्मोन्स विच आर सिक्रेटेड इन आवर बॉडी। और जो हैप्पी हार्मोन्स सिक्रेट होते हैं वो हमें एक सेंस ऑफ अचीवमेंट और एक फुलफिलमेंट का एक फीलिंग देते हैं, जो कि आपके दिमाग के लिए भी बहुत अच्छी चीज है और आपके मेंटल पीस के लिए भी एक अच्छी चीज है। तो बिल्कुल आप नई चीजें सीख सकते हैं, बस यही है कि कोई भी चीज का ओवर यूज या ओवर पावर इज नॉट गुड। बिल्कुल। दोस्तों, अगर आपके मन में भी दिमाग से संबंधित कोई समस्या है या कोई सवाल आपके मन में है तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर संपर्क कर सकते हैं। तो मैम, जब हम चीज़ों की बात करते हैं, जैसे हमारे लिए आहार जो होता है, संतुलित आहार, तो अगर हमें अपने शारीरिक तौर पर खुद को स्वस्थ रखना होता है तो हमें एक संतुलित आहार की बहुत ज़रूरत होती है जी। तो क्या दिमाग के लिए भी कोई ऐसी, पोषण के लिए क्या कोई ऐसी चीज़ें हैं जो ज़रूरी होती हैं? जी, जैसे दिल के लिए पोषण की ज़रूरी है, वैसे 100% दिमाग के लिए भी उतनी ही पोषण की ज़रूरी है, बिकॉज दैट इज़ ऑल्सो वन पार्ट ऑफ योर बॉडी विच इज़ थॉरली एक्टिवेट, मतलब जो कंटिन्यू काम करने वाली और एक बहुत महत्वपूर्ण संस्थान है। अगर आपकी ब्रेन का कंट्रोल नहीं रहेगा तो आपकी जो मोटर एक्टिविटीज़ है, चलना फिरना, बैठना, भागना, दौड़ना, बोलना, जो चीज़ें हैं, ये ब्रेन का अगर आप फंक्शन देखोगे तो न्यूमरस फंक्शंस हैं। जो मोटर फंक्शन मैंने बोले हैं, सेंसरी फंक्शन मैंने बोले हैं, इसी के साथ साथ जैसे कि इनवॉल्यूंटरी कुछ एक्शंस होती है, जैसे कि सांस लेना, आपकी धड़कन, जो हार्ट की धड़कन चालू रहती है वो चालू रखना। तो ये ऐसी बहुत सी जो कॉम्प्लेक्स फंक्शंस है, ये सब ब्रेन से ही होते हैं। तो ये सब फंक्शंस करने के लिए ब्रेन न्यूरॉन्स के थ्रू ये सब फंक्शन करता है। तो न्यूरॉन्स को, हमारे न्यूरॉन जेनेसिस के लिए अलग अलग जो फूड सप्लीमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसी के साथ साथ अलग अलग एक्सरसाइजेस भी है जो आपकी ब्रेन को एक्टिवेट रखने के लिए हेल्प करती है। फूड में अगर आप
मुझे पूछोगे तो इसमें फिश ऑयल बहुत अच्छा काम करती है, जो कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, जिसमें रिच ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है, जो न्यूरॉन्स के लिए बहुत अच्छे हैं। इसी के साथ साथ मिनरल्स में मैंगनीज, एक मैग्नीशियम एक ऐसी मिनरल है जो ब्रेन के न्यूरॉन्स को डेवलप होने के लिए और उसका सिंथेसिस होने के लिए, या उसको हम लोग कह सकते हैं कि उसको एक्टिवेशन रखने के लिए ये मिनरल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ ग्रीन वेजिटेबल्स है, ये स्पेसिफिकली स्पिनच इसमें, जो कि ब्रेन के लिए बहुत एक फायदेमंद फूड सप्लीमेंट वी कैन से बोल सकते हैं। इसी के साथ साथ बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि फिजिकल एक्टिविटीज़ से हमें मिलती है, कि आप योगा, मेडिटेशन, ये चीज़ें तो हुई है, बहुत सारे आसन हैं योगा में जो कि आपके ब्रेन एक्टिवेशन के लिए भी हेल्प करते हैं। और आजकल बहुत सारी ब्रेन एक्टिवेशन एक्टिविटीज़ और पजल्स निकले हैं, तो इसका भी आप प्रयोग बच्चों में कर सकते हैं, जिससे कि आपका ब्रेन एक्टिवेट रहे और जो न्यूरॉन्स का जेनेसिस होता है वो और फास्टर होके आपका जो ब्रेन का डेवलपमेंट है वो सही तरीके से हो। तो इस तरीके से आयुर्वेदा में काफ़ी हर्ब्स है जो कि ब्रेन के हेल्थ के लिए बहुत हेल्पफुल है। उसमें अश्वगंधा है, टर्मरिक है, देन शंख पुष्पी है, ये ऐसे बहुत सारी, ब्राह्मी है, ये सभी चीज़ें, ये सभी जो दवाई मैंने बताई है, ये कहीं ना कहीं आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करने के लिए, जेनेसिस करने के लिए हेल्प करती है। और आपके मेमोरी बूस्ट होने के लिए भी, अगर आपके न्यूरॉन्स हेल्दी रहेंगे, प्रॉपर तरीके से अगर वो जेनेसिस उसका होगा, तो आपकी ब्रेन मेमोरी अच्छी रहेगी, आपका ब्रेन फंक्शनिंग अच्छा रहेगा, मोटर जो सेंसरी ऑर्गन्स है वो ठीक काम करेंगे, जो न्यूरॉन्स है वो सब तरीके से काम करेंगे। तो इस तरीके से अलग अलग जो मैंने चीज़ें बताई है, साउंड स्लीप है, तो बहुत सी चीज़ें हैं जो जैसे हमारे शरीर के लिए इम्पोर्टेंट है, वैसे ही हमारे ब्रेन के लिए भी उतने ही इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल मैम, अभी आपने एक्सरसाइज का जिक्र किया था, क्या कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जिनको जो दिमाग के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकती है, अगर आप बताना चाहें तो? इसमें मैंने जैसे बताया था कि प्राणायाम एक योगा का एक ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस की टेक्निक है। इसमें भ्रामरी और त्राटक, ऐसी एक टेक्निक्स है जहाँ पे आपको कंसंट्रेशन डेवलप करने के लिए हेल्प करती है। त्राटक एक ऐसी प्राणायाम की एक प्रक्रिया है जिसपे एक 6 फीट के अंतर पे एक चीज रखी जाती है, जिसको आपको कंटिन्यूअसली देखना होता है। इससे ये होता है आपको बिना पलक झपाए, तो इससे आपके आई साइट में तो स्ट्रेंथ डेवलप करती ही है, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन के लिए भी ये त्राटक प्रक्रिया का अभ्यास आप करोगे तो कंसंट्रेशन बढ़ने के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से मैंने भ्रामरी प्राणायाम बोला, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज जहाँ पे ओमकार बोला जाता है और वो इंटरनली वेव्स या उसके हम लोग कैसे रिदम डेवलप करता है जो आपको सेंस होता है, तो दैट ऑल्सो हेल्प समवेयर टू द न्यूरॉन्स टू गेट एक्टिवेट। तो इस तरीके से ये 2-3 बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही फायदेमंद दिखने वाले ऐसे ये ब्रीदिंग और प्राणायाम की एक्सरसाइजेज है। मैम अब वक्त हो चला एक कॉलर का हमसे जुड़ने का, तो हम चाहेंगे उनकी जो भी समस्या है आप उसका समाधान जरूर दें जी। हेलो, नमस्कार डॉक्टर। नमस्ते, मैं आलोक बात कर रहा हूँ बारामती से। बोलिए आलोक जी। मैं एक डॉक्टर हूँ और आजकल काम के कारण मुझे पर्याप्त नींद नहीं मिल पा रही है, जिसके कारण मेरे काम में प्रोडक्टिविटी भी कम हो रही है। ओके, क्या इसका मेरी दिमागी कार्यक्षमता पर भी असर पड़ सकता है? जी आलोक जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। ये बहुत ही अनअटेंडेड एक मेंटल स्टेट होती है जो कि ओल्ड एज में, मतलब जैसे उम्र के हिसाब जब बढ़ता है उस दौर में होने वाली ये बहुत ही कॉमन चीज है। जैसे हमारे आंखों में मोतियाबिंद होता है उम्र होने के बाद, उसी तरीके से ब्रेन जो हमारा होता है वो भी श्रिंक होता है। एजिंग प्रोसेस है एक, जिससे आपका ब्रेन भी थोड़ा श्रिंक होता है। श्रिंक होगा तो उसके जो न्यूरॉन्स के जेनेसिस का जो प्रोसेस है वो कहीं पे स्लो डाउन होता है, जिसके कारण जो कॉग्निटिव मेमोरी होती है पेशेंट्स की वो याददाश्त पे कहीं ना कहीं उस पे इफेक्ट होता है। तो जैसे एजिंग होगा, ओल्ड एज पेशेंट्स में ये बेसिकली बहुत ही कॉमनली देखी गई स्टेट है, जिसे हम लोग एल्जाइमर्स डिसीज करके कहते हैं, जहाँ पे ये टेम्पररी मेमोरी लॉस होता है, ये परमानेंट मेमोरी लॉस नहीं होता है। ये पेशेंट को तब, मतलब अगर कोई चीज है, किसी का नाम भूल जाएंगे, लेकिन ये परमानेंट मेमोरी लॉस नहीं है, वो समय तक वो भूलेंगे। हो सकता है वो कहीं
दूसरी बार वो याद भी याद आ करेंगे। सो ये टेम्पररी मेमोरी लॉस होता है अल्जाइमर्स में, जो कि आपके एज के हिसाब से होता है। इसमें भी अगर शतप्लस जो हमने दवाई बनाई है, इसका अगर हमने देखे हैं बहुत से पेशेंट में कि शतप्लस का भी एक बहुत अच्छा रिजल्ट अल्जाइमर्स में दिखा है। एजिंग के लिए तो ये मतलब हेल्प करता ही है, एंटी एजिंग करके भी हेल्प करता है। और लेकिन ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो डेवलप होता है दिमाग में या एज के हिसाब से जो श्रिंक होता है और जो फ्री रेडिकल्स डेवलप होते हैं, वो कहीं ना कहीं एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन से, एंटीऑक्सीडेंट इसकी जो एक्टिविटी है इसके हेल्प से ये जो प्रोसेस है वो रिवर्स करने के लिए हेल्प करता है। तो अल्जाइमर्स पेशेंट में स्पेसिफिकली हम लोग शतप्लस जो सिरप है बीवीजी लाइफ साइंसेस ने बनाई, इसका हम लोग प्रयोग करते हैं और इसका भी एक बहुत अच्छा रिजल्ट दिखता है। ये नहीं है कि मैं बोलूंगी कि ये मिरेकल करता है, लेकिन जो एजिंग की जो प्रोसेस है या न्यूरॉन्स की जो रीजेनेसिस की प्रोसेस है वो बरकरार रखने के लिए मदद करता है। एजिंग प्रोसेस थोड़ा स्लो डाउन करने के लिए कहीं ना कहीं ये इफेक्ट करता है। बस ये होता है कि इसमें पेशेंट को ये लॉन्ग टर्म के लिए लेना होता है, तो आपको इसका रिजल्ट भी दिखता है। और जो पैथोफिजियोलॉजी हो रही है, जैसे कि एजिंग प्रोसेस हो रही है, वो स्लो डाउन करने के लिए शतप्लस जो हमारी सिरप है वो बहुत अच्छे से काम करती है। तो मैं ऐसे पेशेंट्स में, इवन आलोक जी आपके पिताजी को भी मैं ये रिकमेंड करूंगी, आपके पिताजी को जो तकलीफ हो रही है वो एक एज के हिसाब से आने वाली एक बीमारी ही बोल सकते हैं, जिसे अल्जाइमर्स के नाम से जानते हैं। इसके लिए बहुत सी दवाइयां भी होती है, जो मेडिकल जो मॉडर्न ट्रीटमेंट होती है वो भी होती है। लेकिन अगर आप आयुर्वेद की तरफ देख रहे हो तो आयुर्वेद में एंटीऑक्सीडेंट हमारी शतप्लस दवाई है, इसका भी सेवन आप आपके पिताजी को कराइए, उससे उनको जरूर फायदा होगा। और ये अल्जाइमर्स जो है ये थोड़ा सा स्लो डाउन करने के लिए, वैसे तो अल्जाइमर्स के लिए परमानेंट 100% कोई ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन हाँ ये जो प्रोसेस हो रही है ये प्रोसेस का रेट स्लो डाउन करने के लिए कहीं ना कहीं शतप्लस मददगार साबित हो सकती है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। आलोक जी, हमें पूरी उम्मीद है कि जो भी समाधान आज हमारी डॉक्टर ने आपके साथ शेयर किया वो आपको फायदेमंद लगा होगा। इसके साथ ही आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें कांटेक्ट करने के लिए। तो मैम आप चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। आपने अभी शतप्लस का जिक्र किया कि शतप्लस भी बहुत फायदेमंद होता है। आपने बोला कि अल्जाइमर के पेशेंट्स के लिए ज्यादा फायदेमंद है, तो क्या ये दिमाग की चुस्ती फुर्ती के लिए, एक्टिवनेस के लिए भी शतप्लस का इस्तेमाल किया जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, शतप्लस का उपयोग एज ए एंटी इन्फ्लामेटरी तो है ही, एंटीऑक्सीडेंट भी है। तो ये शरीर में जितना काम करता है उतना दिमाग में भी उतना ही असरदार काम करता है। तो फूड, अगर आप न्यूट्रिशियस फूड के साथ साथ अगर शतप्लस का भी प्रयोग करेंगे तो ये 100% आपको एजिंग के लिए हेल्प करेगा कि ये प्रोसेस स्लो डाउन करे। इसी के साथ साथ जो ब्रेन की नॉर्मल जो फंक्शनिंग है वो मेंटेन रखने के लिए भी हेल्प करेगा। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये हमारा ब्रेन टॉनिक है, लेकिन कहीं ना कहीं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम करने के लिए, इन्फ्लामेटरी एक्शंस कम करने के लिए शतप्लस बहुत मददगार है। ब्रेन से क्यों, हमारे जो इन्फ्लामेटरी बाकी के जो डिसीज है जैसे कि जॉइंट पेन है, देन मैंने सीकेडी की बात पहले ही की थी, क्रॉनिक किडनी डिसीज है, जहाँ जहाँ इन्फ्लेमेशन डेवलप होता है वहाँ पे हम लोग जब भी शतप्लस देते हैं उसका एक बहुत अच्छा असर हमें एज एन एंटी इन्फ्लामेटरी दिखा है। बिल्कुल मैम, जैसे कि हमारे बहुत से ऐसे दर्शक हैं जो हमें मेल्स के जरिए कांटेक्ट करते हैं, तो ऐसे ही हमारे एक और दर्शक है जिन्होंने हमें मेल किया है, तो हम चाहेंगे कि आप उनकी समस्या का भी समाधान दें। तो मैं मेल पढ़ देती हूँ। मैम, ये हरमन जी का सवाल है, ये लुधियाना के रहने वाले हैं। तो इनका सवाल कुछ इस प्रकार से है कि मेरा 10 साल का बेटा है और वो टीवी बहुत देखता है, वीडियो गेम्स भी ज़्यादा खेलता है, जिसके कारण अब मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कोई नई चीज़ सीखने और समझने में काफ़ी टाइम लगाता है। तो क्या ऐसा करूं कि जल्दी से उसका जो एडिक्शन है इन चीज़ों से वो छूट जाए और वो अपनी जो प्रोडक्टिव चीज़ें उन पे ध्यान दे पाए? जी हरमन जी, बहुत अच्छा सवाल है। इसमें पहले तो बेटे के लिए ट्रीटमेंट से पहले मैं आपको कुछ सुझाव देना चाहूँगी कि जो बच्चे लोग करते हैं, अभी बहुत से पेरेंट्स कंप्लेंट लेके आते हैं कि बेटा मेरा सुनता नहीं है, मेरा बेटा फास्ट फूड खाता है, मेरा बेटा टीवी देखता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं कंट्रोल पेरेंट्स के हाथ में है। तो पेरेंट्स को इतना अवेयर होना बहुत ज़रूरी है कि क्या आपका बेटा आपकी बात ना सुन के आप टीवी देख रहा है। दिन में आधा घंटा एज अ हम लोग जो भी टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, फॉर एग्जांपल अभी टेलीविज़न, इट इज़ फॉर एन एंटरटेनमेंट थिंग, जो कि एक डी स्ट्रेसिंग फैक्टर करके काम करना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ है कि ये हमें हैबिचुअल हो चुके हैं वो चीज़ के लिए, अनकंट्रोल्ड
टाइम तक ये चीजें बिल्कुल। देखते हैं, बिल्कुल भी लॉजिकली सोचते नहीं है कि इससे हमारे शरीर पे क्या असर हो रहा है या सही में ये क्या डिस्ट्रेसिंग फैक्टर करके काम कर रहा है। तो आपको ये सोचने की ज़रूरत है और कहीं ना कहीं आपको बच्चे के साथ का इन्वॉल्वमेंट बढ़ाना है। अगर वो टीवी ज़्यादा देख रहा है, मतलब कहीं ना कहीं बच्चों का एक होता है उनको कंटिन्यू कहीं ना कहीं ऑक्यूपाई रखना चाहिए। तो हम लोग पेरेंट्स, एज अ पेरेंट्स, हम लोग बहुत बार हमारी जो वर्क प्रेशर होता है उसमें हम लोग ये भूल जाते हैं कि क्वालिटी टाइम स्पेंडिंग, जो आजकल बहुत एक ट्रेंडिंग फेज है कि क्वालिटी टाइम। तो ये क्वालिटी टाइम मतलब दूसरा कुछ नहीं है, आपको आपके बेटे के साथ समय गुजारना है, उसको टीवी, टेक्नोलॉजी, ये चीजों से दूर रखना। मैं ये नहीं बोलूंगी कि बिल्कुल भी मना, लेकिन उसका इम्पोर्टेंस, आपको बाकी की भी चीजों का इम्पोर्टेंस उसी के साथ समझाना है, उसके साथ खेलना है, उसको इन्वॉल्व करना है, उसके साथ कम्युनिकेशन बढ़ाना है। बहुत बार बच्चों में हमने ये भी देखा है कि जो पेरेंट्स स्टोरी टेलिंग सेशंस करते हैं बच्चों के साथ, उनमें उनका जो रिलेशंस है वो काफी अच्छा डेवलप होता है। और ये एडिक्शन या हैबिचुअल एडिक्शंस जो डेवलप होते हैं कि बहुत बार टीवी देखोगे नहीं तो रोता है बच्चा, तो ये सब चीजों से कहीं ना कहीं ये बच्चों में अवॉइड करने के लिए भी हेल्पफुल रहता है। तो पेरेंट्स, एज अ हरमन जी को मैं यही बताऊंगी कि पहले तो आप आपके बेटे को खुद आप समय दीजिए, आपके फैमिली के मेंबर्स है उन्होंने उसको इन्वॉल्व रखिए कुछ ना कुछ एक्टिविटीज में, ताकि वो महसूस ना कर पाए कि मैं बोर हो रहा हूँ या मेरे पास कुछ काम नहीं है। तो जब ये लॉजिकल थिंकिंग वाले गेम्स वो करेगा, आप उसके साथ पजल्स खेलिए, पजल्स ब्रेन एक्टिवेटिंग, बहुत सारे अच्छे अच्छे पजल्स आजकल, मैंने जैसे बोला कि टेक्नोलॉजी जितनी हेल्पफुल है, हमें उसकी हेल्पफुलनेस जो है वो टेक्नोलॉजी पूरी हमें आत्मसात करनी है, उसका हमने फायदा लेना चाहिए। तो बहुत सी ऐसी पजल्स अभी मार्केट में अवेलेबल है जो कि आपकी ब्रेन को एक्टिवेशन करने के लिए, बच्चों को ब्रेन एक्टिविटी के लिए बहुत सारी अलग अलग डिजाइन्स की पजल्स अवेलेबल है। तो वो पजल्स उसके साथ खेलिए ताकि वो उसका जो लॉजिकल थिंकिंग है वो डेवलप हो। बहुत बार ये होता है कि टीवी ब्लाइंडली देखते हैं, वहां पे सोचना नहीं होता है, कंटिन्यूअसली देखते हैं जहाँ पे उसका थॉट प्रोसेस कहीं ना कहीं बंद हो जाता है या सिर्फ ब्लाइंडली वो देखते रहता है। तो ये हमें अवॉइड करना है। इसीलिए ये पजल्स का आप यूज कर सकते हैं, उसको थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए अलग अलग एक्टिविटीज उसके साथ कर सकते हैं। बहुत बार ये होता है ना, पेरेंटिंग, आजकल पेरेंटिंग एक बहुत बड़ी चीज है जो डेवलप हुई है। लोग पेरेंटिंग कोचेस लेते हैं कि हमने बच्चों को कैसे बड़ा कराना है। पहले जमाने में ये नहीं था, अभी की ये टेक्नोलॉजी नई टेक्नोलॉजी से डेवलप हुई चीज है। तो पेरेंटिंग भी एक कला ही है जो कि आपको आपके बेटे को देनी है। तो अगर आप जितना टाइम उसके साथ स्पेंड करोगे, वो शायद हो सकता है वो टीवी की तरफ उतना अट्रैक्ट नहीं होगा। तो लेट हिम पैम्पर, लेट हिम गिव क्वालिटी टाइम, स्पेंड कीजिए उसके साथ घूमिए थोड़ा सा। ये नहीं बोल रही हूँ कि दिन भर, लेकिन दिन में जितना टाइम मिलता है उसमें से 2 घंटा भी अगर आप आपके बेटे को देंगे तो ये जो एडिक्शंस डेवलप होते हैं यहाँ, ये हम लोग कहीं ना कहीं अवॉइड कर सकते हैं। होपफुली मैंने हरमन जी को उनके जो सवाल है उस पे जवाब देने के लिए समाधान भी मिला। अगर आप चाहते हैं कि दवाई का अगर सेवन करना है तो आप शतप्लस जरूर दीजिए, लेकिन शतप्लस से भी मैंने जो बाकी की चीजें बताई है, शतप्लस के साथ साथ अगर वो चीजें आप करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपके बेटे में दिखेगा। बिल्कुल हरमन जी, हमें पूरी उम्मीद है जो भी समाधान आज हमारी डॉक्टर ने आपके साथ शेयर किया वो आपको फायदेमंद लगा होगा। तो मैम आप चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। आई थिंक बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके मन में एक आउट ऑफ क्यूरियोसिटी एक सवाल रहता है कि जब हम सोते हैं तो हमारा ब्रेन कैसे काम करता है, क्या फंक्शनिंग होती है, तो थोड़ा उसके बारे में बताइए। बिल्कुल। देखिए, जब इंसान जागा रहता है तब तो उसका ब्रेन एक्टिवेट रहता ही है, लेकिन जब इंसान सोता है तो ब्रेन उसका डबल एक्टिवेट होता है। उसका बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म रेट होता है वो थोड़ा स्लो डाउन होता है, लेकिन ब्रेन उतना ही एक्टिवेट, इनफैक्ट अवेक स्टेट से भी ज्यादा एक्टिव रहता है। क्योंकि ब्रेन, जब हम लोग सोते हैं तो वो टाइम में ब्रेन एक उसका क्या बोलते हैं, डेटा प्रोसेसिंग करता है। जो दिन भर में हमारी जो प्रक्रिया शरीर से हुई है वो सब प्रक्रियाओं का प्रोसेसिंग और उसको मेमोराइजिंग की चीजें
हमारा ब्रेन जब हम लोग सोते हैं तब करते रहता है। जो न्यूरॉन्स डेवलप होते हैं वो न्यूरॉन्स को जेनेसिस का काम हमारा ब्रेन सोते समय करता है। जो टॉक्सिन्स डेवलप हुए मेटाबॉलिज्म के कारण, जो बॉडी में ब्रेन में जो टॉक्सिन्स डेवलप हुए उसको निकालने का काम सोते समय हमारा ब्रेन काम करता है। तो नींद या स्लीप ये ब्रेन के लिए एक रिजुविनेशन करके हम लोग बोलते हैं। इसीलिए बहुत से पेशेंट को हम लोग ये बहुत बेसिक चीजें है कि आप खाने हर चीज में बोलोगे कि खाने का सोने का यही बताते हो, लेकिन ये इतना ही इम्पोर्टेंट है। बेसिकली यहीं से आपकी डिसीज की अगर ये बेसिक अगर आप पिलर्स है ये आपके हेल्दी लाइफ के, ये बेसिक पिलर्स अगर आप मेंटेन रखोगे तो आपकी हेल्थ बहुत सस्टेनेबल रहेगी, बहुत हेल्दी रहेंगे आप, और ब्रेन फंक्शंस भी आपके काफी एक्टिवेट रहेंगे। बिल्कुल मैम, हम अंत में चाहेंगे कि क्या कोई मैसेज आप हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे ताकि वो अपने ब्रेन का और अच्छे से ख्याल रख पाएं और एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी पाएं? बिल्कुल, जैसे मैंने बोला है कि पिलर्स है, डाइट है आपका, फिजिकल एक्टिविटीज है, स्लीप है, तो स्ट्रेस, ये डिस्ट्रेसिंग एक्टिविटीज, तो ये जैसे पिलर्स है। इसी के साथ प्रैक्टिस के लिए अगर आप आसनों में, योगा मैंने बहुत बार इसका भी जिक्र किया है, आसनों में अगर आप सर्वांग आसन करोगे, हेड डाउन पोजीशन, हेड डाउन एंड लेग्स अप, तो ये अगर आसन का अगर आप रेगुलरली प्रयास करोगे तो आपके ब्रेन को जो ब्लड सप्लाई होता है वो रेगुलेट होता है, और ब्रेन एक्टिवेशन के लिए भी ये सर्वांगासन बहुत ही उपयुक्त ऐसा आसन बताया। तो इसका आप जरूर प्रयास कीजिए। बिल्कुल, थैंक यू सो मच डॉक्टर अर्चना, आज आपने हमें और हमारे सभी दर्शकों को ब्रेन के स्वास्थ्य पर इतनी अच्छी जानकारी दी, और आपने बताया कि क्या क्या चीजें हैं जिनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है, डाइट में क्या लेना जरूरी है, किस तरीके की एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। ये सारी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। कमजोर इम्यूनिटी और बेहतर स्वास्थ्य के लिए बीवीजी लाइफ साइंसेज एंड लिमिटेड ने आपके लिए तैयार किया है एक आयुर्वेदिक सप्लीमेंट शत प्लस आपके परिवार के लिए एक संपूर्ण स्वास्थ्य समाधान है। शत प्लस के रेगुलर यूज से पाएं बेटर एनर्जी लेवल्स, स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी और ओवरऑल हेल्दी लाइफस्टाइल। अधिक जानकारी के लिए आज ही संपर्क करें, डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर हैं। दोस्तों, इसके साथ ही हमारे आज के एपिसोड में बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि आज का एपिसोड आपको फायदेमंद लगा होगा। इसके साथ ही अब हम आपको मिलेंगे हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और हमसे जुड़े रहिए बीवीजी टीवी पर। धन्यवाद। बीवीजी वेलनेस।